आज आपके सामने प्रस्तुत है भारत के महान क्रांतिकारी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक भारत में अंग्रेजों का राज्य पूरी तरह छा चुका था और स्वतंत्रता का विष नस नस में समा चुका था। उस समय नैतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में सर्वत्र अशांति, अस्थिरता तथा अराजकता व्याप्त थी। देश सांस्कृतिक संकट की चपेट में था। लोग अंधविश्वासों तथा सामाजिक कुरीतियों से ग्रस्त थे। ऐसे समय में देश की स्वतंत्रता का संदेश देने वाले लोकमान्य तिलक थे, जिन्होंने शिक्षा देने के साथ ही देश में सांस्कृतिक क्रांति का सूत्रपात किया तथा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा पूरे देश में बुलंद किया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिखल नामक गांव में तिलक का परिवार रहता था। इस गांव में श्री नारायण वामन तिलक नामक एक कवि रहते थे, जिनकी प्रसिद्धि चारों दिशाओं में व्याप्त थी। इसी परिवार में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का 23 जुलाई सन 1856 को जन्म हुआ। इनके पिता श्री गंगाधर पंत रत्नागिरी की एक मराठी पाठशाला में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत थे। इनके पिता बहुत गरीब ब्राह्मण थे। उनका वेतन 15 रुपए था। तिलक की माता का नाम पार्वतीबाई था। इनकी 2 बड़ी बहनें थी। घर में सबसे छोटा होने के कारण इनका नाम बाल पड़ा। इनकी मां इन्हें केशव कहकर बुलाती थी, जबकि परिवार के अन्य लोग बाल कहते थे। तिलक जब 5 वर्ष के हुए तो गंगाधर पंत ने बाल का प्रवेश रत्नागिरी स्थित एक पाठशाला में करवा दिया। बाल के पिता ने बाल को बचपन में ही छोटे छोटे श्लोक याद करा दिए थे। बचपन से वे कुशाग्र बुद्धि के थे। स्कूल जाने के पहले ही इन्होंने गणित और संस्कृत की इतनी जानकारी हो गई थी कि स्कूल जाने पर इन्हें अध्यापकों से कुछ सीखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जो कुछ भी अध्यापक इनसे करने के लिए कहते तो बाल कहते, ये तो मुझे पहले से ही आता है। वह बचपन से ही हठी स्वभाव के थे। जो एक बार ठान लेते थे उसे करके ही दम लेते थे। वे अन्याय के आगे कभी नहीं झुके। एक दिन कक्षा में कुछ विद्यार्थियों ने मूंगफली खाई और छिलके फर्श पर बिखेर दिए। अध्यापक के पूछने पर किसी ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। अध्यापक ने बेंत उठाई और सब बच्चों को 2-2 बेंत की सजा देने लगा। जब बाल की बारी आई तो उन्होंने अपने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। अध्यापक ने गुस्से में हाथ फैलाने के लिए कहा, लेकिन बाल ने हाथ नहीं फैलाया और उन्होंने कहा, मैंने मूंगफली नहीं खाई है, इसलिए मैं बेंत की मार भी नहीं खाऊंगा। अध्यापक ने कहा, सच सच बताओ कि किसने मूंगफली खाई थी। उन्होंने कहा, मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा और बेंत भी की मार भी नहीं खाऊंगा। ये उत्तर सुनकर अध्यापक ने बाल को स्कूल से निकाल दिया। बाल ने स्कूल से निकलना स्वीकार किया, लेकिन बिना अपराध दंड भुगतने के अन्याय का अंत तक विरोध करते रहे। उसी समय बाल पर ईश्वर ने एक ऐसा वज्रपात किया जिससे उनका दिल दहल गया। उनकी मां का निधन हो गया। इससे उनको बड़ा आघात लगा। बाद में बाल की चाची ने उन्हें मां का प्यार दिया और उनकी सेवा करने लगी। चाची का स्नेह और प्यार पाकर अपनी मां की यादों को भूलते रहे। उसमें देश की स्थिति ठीक नहीं थी। अंग्रेजों का अत्याचार अपने चरम सीमा पर था। घर, स्कूल, सभी जगह अंग्रेजों के अत्याचारों पर बाल टीका टिप्पणी सुनते रहते थे। बाल के मन में भी अंग्रेजों के प्रति घृणा और द्वेष पनप रहा था। एक और देशद्रोही भारत को कभी आजाद न होने की बात करते थे, जबकि दूसरी ओर देशभक्त भारत को अंग्रेजों से मुक्ति चाहते थे। देशद्रोही लोग क्रांति की बात करने वाले नवयुवकों से बहुत चिढ़ते थे। उन दिनों बाल विवाह की परंपरा थी। इससे बाल भी अछूते नहीं रह सके। वे विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन अपने पिता के आगे एक शब्द भी नहीं बोल सके। अपने पिता की बीमारी की स्थिति को देखते हुए वे विवाह करने को तैयार हो गए। उस समय बाल 14 वर्ष के थे। सन 1870 में तापी नामक कन्या से आपका विवाह हुआ, जो उस समय मात्र 10 वर्ष की थी। अभी वह बचपन की दहलीज को पार ही नहीं कर पाई थी कि तभी उसकी बालिका को वधू बनाकर विदा कर दिया गया। तापी जब अपनी मां की याद में रोने लगती तो बाल गंगाधर का हृदय कांप उठता था। उनके मन में प्रश्न कौनता रहता था कि मेरे पिताजी तापी को उसके घर से यहाँ क्यों लाए हैं। उन्हें धीरे धीरे उससे आत्मिक लगाव होने लगा। कॉलेज में प्रवेश के समय बाल का शरीर बहुत दुबला पतला था, जबकि उनकी पत्नी सत्यभाग मां अपनी अपेक्षा अधिक दृढ़ और पुष्ट शरीर की थी। इससे कॉलेज में आपके शरारती सहपाठी इस असमानता के आधार पर आपको चिढ़ाते रहते थे। आपने भी शरीर संवर्धन के लिए अपने को तैयार कर लिया।
शारीरिक उन्नति का संकल्प करने के बाद आपने वर्ष भर ऐसा मेहनत किया कि आपके शारीरिक सौंदर्य में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। आपकी मांसपेशियां सुदृढ़ हो गई, चेहरा भर गया। बाल गंगाधर का मनोबल विलक्षण था। गणित और संस्कृत विषयों में इनकी योग्यता अद्वितीय थी। यह ईश्वरीय वरदान का परिणाम था। वह अध्ययन कम किंतु मनन अधिक करते थे। विचार शक्ति की वृद्धि के साथ साथ इनकी स्मरण शक्ति के अनेक कौतुक भरे कथानक प्रसिद्ध हैं। तिलक ने बड़ी साधना से स्मरण शक्ति का संवर्धन किया था। गंगाधर पंत को अपने बेटे के नेक विचार, आदतें और अदम्य साहस को देखकर उन्हें ऐसा लगता था कि उनका बेटा एक दिन जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करेगा और अपने कुल तथा देश का नाम रोशन करेगा, क्योंकि वे अपने बेटे में आत्मविश्वास देखते थे। इसी बीच पिताजी की मृत्यु से गंगाधर पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें असीम दुख हुआ। उनके भाई बहन पर इस विपत्ति को बड़ी मुश्किल से सह पाए। घर की सारी खुशियां मातम में बदल गई। घर में सन्नाटा छा गया। तापी भी अपने घर से यहाँ आ गई। घर के दुखद वातावरण को देखकर वह सहम गई थी। उसकी आंखों में आंसुओं की झिलमिलाहट दिखाई पड़ने लगी थी। इसी दुखद घटना के कारण वह 11वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए तथा उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ गया। गंगाधर पुणे के डेक्कन कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। अध्ययन के दौरान कुछ ऐसे लोगों से भेंट हुई जिनसे आपके विचार मेल खाते थे। वे आपके घनिष्ठ मित्र बन गए। उन मित्रों में आगरकर प्रमुख थे। मित्रों के साथ रहते हुए अपने सभी दुख दर्द भूल गए। अब वे विधा संपादन में लगकर अध्ययन पर ध्यान देने लगे। बाल गंगाधर में किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं था। वे कोई कार्य बिना विचार किए नहीं करते थे। वे सच में बिल्कुल नहीं डरते थे, चाहे कोई बुरा माने या भला। जो एक बार निश्चय कर लेते थे उसे वे पूरा करके ही दम लेते थे। इसी कारण उनके मित्रों ने मिस्टर ब्लंट कहते थे। वे सत्य का ही साथ देते थे। सन 1876 में उन्होंने स्नातक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। स्नातक करने के बाद उन्होंने वकालत करने का निश्चय किया और डेक्कन कॉलेज में ही LLB करने लगे। उनके साथ आगरकर भी LLB करने लगे। विद्यार्थी जीवन से ही आगरकर और बाल की खूब बैठती थी। वे दोनों अत्याचारी और अंग्रेजों द्वारा होने वाले अत्याचारों की घटनाओं को सुनकर वे पूरी रात विचार विमर्श में व्यतीत कर देते थे। दोनों ने निश्चय किया कि वकालत करने के बाद भारत देश को शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना तथा देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराना है। सन 1879 में ही उन्होंने LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब वे समाज सेवा के लिए पूरी तरह अपने को तैयार करने लगे। शिक्षा का अभाव, गरीबी, कुप्रथाओं का बोलबाला आदि जैसी कई समस्याएं समाज में चुनौती के रूप में व्याप्त थी। दूसरी ओर अंग्रेजों के शासन राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी विकट समस्या थी। इन समस्याओं से बाल गंगाधर अपने देश को मुक्त कराना चाहते थे। अपने सहपाठी आगरकर के साथ देश का कल्याण करने के लिए बाल गंगाधर अपने स्वार्थ को बलि दे दी। दोनों के हृदय में देश सेवा की आग जल रही थी। दोनों ने सरकारी नौकरी न करने का निश्चय किया। अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज को समुचित शिक्षा प्रदान करना था। वे भारतीयों को ऐसी शिक्षा देना चाहते थे जिससे वे भारत के बाहरी समाज को भी प्रतियोगिता में पराजित कर सके। उस समय भारत में विदेशी मशीनरियां बहुत सक्रिय थी। वे पिछड़े और गरीब हिंदुओं को ईसाई बनने के लिए कहते रहते थे। बाल गंगाधर भारत की जनता को आत्मनिर्भर बनाकर उसे अंग्रेजों से लड़ने के योग्य बनाना चाहते थे और समाज में व्याप्त अंधकार को मिटाने के लिए कृत संकल्प थे। अतः उन्होंने एक अंग्रेजी स्कूल खोलने पर विचार करने लगे। तभी उनकी भेंट एक महान शिक्षाविद श्री विष्णु शास्त्री से हुई, जो सरकारी नौकरी छोड़कर पुणे आए थे। यहाँ कर आपने अंग्रेजी स्कूल का संचालन करने को तैयार हो गए। उन्हें सामाजिक अनुभव था। उनके विचारों में तेजस्वीता थी। तिलक के हृदय में भी उनके विचारों के प्रति आस्था पैदा हो गई। सन 1880 ईस्वी में गंगाधर ने आगरकर और चीप लूणकर के सहयोग से एक न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। इस स्कूल का उद्देश्य देशभक्त नागरिक तैयार करना था। स्कूल की सफलता का यश सारे महाराष्ट्र में फैल गया। इस स्कूल में महादेव जोशी और शिवराम आपटे शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए, जिनके अद्भुत ज्ञान से विद्यार्थी लाभान्वित होने लगे। दिन प्रतिदिन विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि होने लगी और स्कूल अपने उद्देश्य की पूर्ति करने लगा। राष्ट्रीय विचारों का प्रचार करने वाली यह पहली संस्था थी जो सरकारी स्कूलों के विरोध में खोली गई थी। बाल गंगाधर तिलक देश के लोगों से शिक्षित होने को कहते थे। वे कहते थे, आज हमारा देश गुलाम है। अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं, हम पर अत्याचार कर रहे हैं, हम उसे चुपचाप सहन कर रहे हैं। ये हमारी कायरता है। आज हमें देश की दुर्दशा को समझना होगा, उसे दूर करने का प्रयास करना होगा। इसका मुख्य कारण है शिक्षा का अभाव। शिक्षा के क्षेत्र में भी भारतवर्ष एक पिछड़ा देश है। इसके लिए
एक स्कूल की स्थापना की गई है जहां पर सभी लोगों को भारत की आधुनिक शिक्षा की जानकारी दी जाएगी। इससे उनका विकास होगा। अतः आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप हमारे स्कूल में आकर आधुनिक शिक्षा प्राप्त करें। उस समय भारतीय समाज की दुर्दशा बहुत ही दयनीय थी। ब्रिटिश सरकार ने लोगों के छोटे मोटे धंधे बंद करा दिए थे तथा दस्तकारी पर रोक लगा दिया था, क्योंकि सरकार विदेशी माल का भारत को बेच सके। लोग कृषि पर ही आश्रित थे। खेती में भी गुजारा भर का अनाज नहीं पैदा हो पाता था। खेतों पर जमींदारों का कब्जा था। एक और भारत गरीबी से जूझ रहा था तो दूसरी ओर सामाजिक कुप्रथाओं और रूढ़िवादियों से ग्रस्त था। छुआछूत, बाल विवाह, अशिक्षा आदि बुराइयां समाज में फैली थी। बाल विवाह होने से शिक्षा पर प्रभाव पड़ता था। छोटी उम्र में लड़कियों की मां बनने से उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता था। कभी कभी लड़कियां विधवा हो जाती थी। विधवा को पति के साथ चिता में जलने के लिए मजबूर किया जाता था। विधवा को धार्मिक स्थानों पर जाने से रोक जाता था। अधिकांश विधवाओं के साथ यौन शोषण भी किया जाता था। उसमें छुआछूत की चरम सीमा पर व्याप्त थी। उच्च वर्ग निम्न वर्ग के साथ उठता बैठता नहीं था। निम्न वर्ग को दूर ही बैठने के लिए कहा जाता था। उनके बर्तन आदि अलग रखे जाते थे। वे चारपाई पर एक साथ नहीं बैठ सकते थे। इस तरह भारतीय समाज कई विरोधी वर्गों में विभक्त हो चुका था, जिसका लाभ विदेशी शासक और जमींदार लोग उठाते थे। वे लोग नहीं चाहते थे कि समाज के लोग सभ्य बने या उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे, उनमें भी जागृति की भावना पनपे। वे उन्हें दबा कर रखना चाहते थे। भारतीय समाज को जागृत करने तथा उनके विचारों में परिवर्तन के उद्देश्य से बाल गंगाधर ने आधुनिक शिक्षा का प्रबल समर्थन किया। लोगों को शिक्षा के महत्व को बताया ताकि लोग आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबी बने। वे युवा पीढ़ी पर शिक्षा का विशेष बल देते थे। उनका विश्वास था कि यही युवा पीढ़ी आगे चलकर क्रांति की ज्वाला में कूदेगी और अंग्रेजों से टकराकर उन्हें खोखला कर देंगे, जिससे भारत अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हो जाएगा। बाल गंगाधर अपने स्कूल के कारण लोकप्रिय हो गए। उनके स्कूल की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। भारत के सभी विद्वान उनके विचारों का आदर करने लगे। गंगाधर का स्कूल डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत कार्य कर रहा था। उसे अनुदान की भी सुविधाएं प्राप्त थी। बाल गंगाधर के जीवन का उद्देश्य शिक्षक होना नहीं था। वे राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर ही शिक्षक हुए थे। उन्हें वेतनिक शिक्षक होने की इच्छा नहीं थी। वे युवकों में देश सेवा की भावना जागृत करने के लिए शिक्षक बने थे। इस स्कूल की स्थापना का मूल उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करना था। उन्होंने अपने जीवन को स्कूल के लिए अर्पित कर दिया था। तिलक का राजनीतिक कार्यों में भाग लेना एक हिस्सा बन गया था। वे अब धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगे। स्कूल के संचालकों को यह पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि स्कूल के संस्था का कोई सदस्य राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगा। तिलक को यह मंजूर नहीं था। कुछ अन्य बातों पर भी मतभेद प्रारंभ हो गया था। इस संस्था को जनता तथा सरकार से प्रचुर मात्रा में सहायता मिलती थी, इसलिए विद्यालय की स्थिति आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ थी। ऐसी अवस्था में न्यू स्कूल के सदस्य दो पक्षों में बंट गए। एक पक्ष तिलक का था, जबकि दूसरा पक्ष आपटे व आगरकर का था। दूसरा पक्ष स्कूल के में प्रभावशाली था। तिलक का कहना था कि हमें अपनी संस्था को त्याग और तप के आधार पर चलाना चाहिए। किसी भी कर्मचारी को 75 रुपए प्रति माह से अधिक वेतन नहीं मिलना चाहिए तथा साथ ही उसे कोई दूसरा अन्य व्यवसाय करने की भी अनुमति नहीं होनी चाहिए। तिलक के इस प्रकार के त्यागमयी सिद्धांत स्कूल के कई सदस्यों को रास नहीं आ रहा था। इस प्रकार दिन प्रतिदिन दोनों पक्षों का विरोध बढ़ता गया। कार्यकारिणी का बहुमत तिलक के साथ नहीं था। वैचारिक मतभेद के कारण तिलक का स्कूल में बने रहना असंभव सा लग रहा था। उनके शांत होने की कोई संभावना न देकर तिलक ने 14 अक्टूबर सन 1890 को सोसाइटी से त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र देने के बाद तिलक ने राष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र का विस्तार करने की नई योजना बनाई। आपने समाचार पत्र द्वारा जनता को राष्ट्रीय शिक्षा देने का निश्चय किया और पत्रकारिता से जुड़ने का मन बनाया। आपको विश्वास हो गया था कि लोक शिक्षा के लिए समाचार पत्र से अधिक प्रभावशाली साधन कोई नहीं हो सकता। बाल गंगाधर ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर दो पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू किया, जिसमें एक अंग्रेजी पत्रिका थी, दूसरी मराठी थी। इन पत्रों के नाम केसरी और मराठा था। उन्होंने समर्पित होकर इन पत्रिकाओं के लिए कार्य करने लगे। वे अपने कंधे पर टाइप के केस उठाकर छापेखाने ले जाते थे और पत्र के छपने के बाद घरों में स्वयं बांटने जाते थे। ग्राहकों के नामों का लेखन हाथ द्वारा होता था। कार्यालय में टूटी फूटी कुर्सी और मेज रखकर ही सब किया जाता था। उनके लेखों और संपादकीय से पत्रिकाओं की सुंदरता में चार चांद लग जाते थे। केसरी प्रकाशन से कुछ दिन बाद संपूर्ण महाराष्ट्र में केसरी की चर्चा होने लगी। दोनों पत्रों से तिलक की कोई आमदनी नहीं थी, बल्कि उस पर लगभग 7,000 रुपए का ऋण चढ़ गया। फिर भी तिलक ने दोनों पत्रों का प्रकाशन जारी रखा। उन्होंने केसरी को आजीविका का साधन न बनाकर अपने मत प्रचार का उत्कृष्ट साधन समझा। उनका पत्र न्याय की आलोचना बड़ी निर्भीकता के साथ करता था। पत्र के द्वारा बाल गंगाधर ने भारतीय समाज को जगाने का प्रयास किया तथा उनके अंदर ऐसी क्षमता उत्पन्न करने का निश्चय किया
जिससे अंग्रेजों की चुनौतियों का सामना किया जा सके। देश में ऐसे लोगों की बहुत कमी थी जो निस्वार्थ भाव से अपना सर्वस्व जीवन देश की सेवा में लगा सके तथा अंग्रेजों की चुनौतियों का समर्पित भाव से सामना कर सके। इसलिए बाल गंगाधर ने पत्रकारिता के माध्यम से युवकों में साहस और आत्मविश्वास लाने का प्रयास किया। उन्होंने नवयुवकों के अंदर राष्ट्रीय भावना उत्पन्न की तथा एक सूत्र में बांधने का अथक प्रयास किया। सन 1895 में कांग्रेस का अधिवेशन पुणे में हुआ। कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी मतभेद के कारण यह अधिवेशन सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सका। मतभेद के कारण कांग्रेस के सदस्य दो वर्गों में विभक्त हो गए। तिलक का विरोधी गुट उन्हें कट्टरपंथी कहता था तथा तिलक को उग्रवाद का समर्थन करने का आरोप लगाता था, जबकि तिलक का समर्थन करने वाले लोग समाज सुधार के कार्यों में लगे हुए थे। वे चाहते थे कि कांग्रेस अपना ध्यान राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था की ओर रखे। तिलक और कांग्रेस में वैचारिक विरोध के कारण यह अधिवेशन पूर्ण सफल नहीं कहा जा सकता है। अंग्रेजी सरकार की नीति के कारण देश में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक उपद्रव प्रारंभ हो गया था। सरकार दंगा फसाद करने के लिए मुसलमानों को उकसाती रहती थी और वे हिंदू त्योहारों में बाधा डालते थे। इससे देश में अनेक स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे। तिलक ने उपद्रवों को शांत करने तथा निरपराध व्यक्तियों को न्यायालय से मुक्त करवाने में महान कार्य किया। उन्होंने हिंदुओं को एक मंच पर लाने के लिए वर्ण वर्ग भेद का विरोध किया। परस्पर एकता लाने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव तथा शिवाजी उत्सव का श्री गणेश किया। तिलक ने सबको प्रेरित किया कि लोग एकत्र होकर गणपति उत्सव की पूजन करें। इस योजना से पुणे का गणेशोत्सव का स्वरूप ही बदल गया था। चारों वर्णों के हिंदू मिलकर बड़ी प्रसन्नता के साथ इस उत्सव को मनाने लगे। इसका प्रभाव महाराष्ट्र के अन्य शहरों पर भी पड़ा। प्रत्येक वर्ष महाराष्ट्र में गणपति पूजन का समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तिलक को इस कार्य में बड़ी कामयाबी मिली। अब इस उत्सव ने सार्वजनिक मेले का रूप ले लिया। गणेशोत्सव इस 10 दिन तक मनाया जाता है। 10 दिन तक सब कथन जगह कथा कीर्तन व्याख्यान और भजन होते हैं। इस पूजन की ओर लाखों लोग आकृष्ट हुए। इस प्रकार महाराष्ट्र में जनता में विलक्षण जागृति पैदा कर दी। लोकमान्य द्वारा स्वयं बनाई गई इस योजना ने बहुत जल्दी राष्ट्रीय महत्व का रूप ले लिया। दोनों उत्सवों की सफलता ने सिद्ध कर दिया कि बाल गंगाधर तिलक केवल विद्वान ही नहीं अपितु प्रतिभाशाली नेता भी हैं। वे जनता के हृदय को पहचानते थे और जनता की आवाज को बोलना जानते थे। तिलक एक बार जो निर्णय ले लेते थे उसे पूरा करके ही दम लेते थे। उनमें वे परिवर्तन नहीं करते थे। उन्होंने धार्मिक उत्सवों का आयोजन करके हिंदुओं का सामूहिक पूजा की नींव रखी। इस प्रकार लोगों में नई चेतना का विकास हुआ और उनमें जागृति की भावना व्याप्त हो गई। इससे अंग्रेजी सरकार उनसे रुष्ट हो गई और वे आंख की किरकिरी बन गए। वे तिलक पर मुकदमा चलाने का बहाना ढूंढने लगे। सन 1896 में महाराष्ट्र में अकाल पड़ा तथा ब्रिटिश सरकार ने क्रूरता का परिचय दिया। उसने अकाल से निपटने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। वायसराय ने आचार संहिता का उल्लंघन किया और देसी राजाओं में यहाँ जाकर मौज मस्ती करने लगा। महाराष्ट्र के लोग अकाल में तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा रहे थे, लेकिन वायसराय को कोई चिंता नहीं थी। तिलक ने अकाल के प्रति सरकार की उदासीनता के प्रति कड़े शब्दों में विरोध किया। सरकार की इस क्रूरता को जनता के समक्ष उजागर किया। आपने देश के नवयुवकों को एकत्र करके अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए भेजा। उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करते हुए कहा, जालिम सरकार अकाल सहायता संहिता का पालन नहीं कर रही है। इसके पास सरकारी खजाने में पैसा है, लेकिन वह अकाल पीड़ितों की मदद के नाम पर चुप है। इसलिए सबको हिम्मत जुटाकर अंग्रेजी शासन से लड़ना हो गया। अंग्रेजी सरकार चौकन्नी हो गई। उसने नवयुवकों को तंग करना शुरू कर दिया। जो अकाल पीड़ितों की सहायता में लगे हुए थे, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने लगी। इस पर तिलक ने इसका विरोध किया, लेकिन सरकार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दायर कर दिया। सन 1897 में पुणे में प्लेग का प्रकोप हुआ। सूचना पाकर तिलक पुणे आए। सरकार के पास प्लेग की रोकथाम की कोई दवा नहीं थी। वह लोगों को उस महामारी से बचाने में असमर्थ थी। धीरे धीरे प्लेग बंबई तक फैल गया। तिलक ने पुणे में कई अस्पताल खोले और स्वयं सेवकों की सहायता से रोगियों की सेवा की। 4 फरवरी सन 1897 को एक अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत सरकारी अधिकारियों को प्लेग से पीड़ित लोगों की सहायता करने का असीमित अधिकार प्राप्त हो गया। छूट मिल जाने के कारण पुलिस सहायता के बहाने घरों में घुसकर युवकों के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। तिलक को जब इसकी सूचना मिली तो उनका खून खोलने लगा। उन्होंने सरकार की नीति तथा युवतियों के साथ दुर्व्यवहार करने के विरुद्ध कलम उठाई। 15 जून 1897 में केसरी पत्रिका में एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसके आधार पर 27 जुलाई सन 1897 को राजद्रोह भड़काने का मामला दर्ज करके अंग्रेजी सरकार ने तिलक को गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी को सुनकर देश के सारे नौजवानों में रोष व्याप्त हो गया।
उन्होंने तिलक को जेल से छुड़ाने के लिए तिलक बचाओ फंड की स्थापना की, जिसमें 50,000 रुपए इकट्ठे हुए। बंगाल के प्रसिद्ध वकील को पैरवी के लिए रखा गया था। वकीलों ने तिलक की जमानत के लिए दिन रात एक कर दिया। न्यायाधीश श्री बदरुद्दीन ने 50,000 की जमानत पर तिलक को रिहा कर दिया। लेकिन सरकार यद्यपि उस पर मुकदमा चलाना चाहती थी, तिलक का यह मुकदमा कानूनी तौर पर व्यक्तिगत था, लेकिन उनको सार्वजनिक महत्व मिल गया था। सरकार ने 9 सदस्यों की एक टीम गठित करके उन्हें तिलक का मुकदमा सौंप दिया। सरकार नहीं चाहती थी कि तिलक भारत में सभाएं करे और अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आग उगले। बंबई में मुकदमा चला। 8 सितंबर सन 1897 को अदालत ने तिलक को 1.5 वर्ष की कड़ी कैद की सजा सुनाई। इस घटना से तिलक का नाम सारे भारत में फैल गया। नौजवानों का खून खोलने लगा। उनका शरीर देश की यातनाओं से कृश हो गया था। इस समय उन्हें पूर्ण विश्राम की आवश्यकता थी। पूर्ण विश्राम के लिए उन्होंने पुणे के पास स्थित सिंहगढ़ नामक स्थान को चुना। तिलक को बचपन से ये पहाड़ियां प्रिय थी। साथ ही यहाँ का शीतल वातावरण, शुद्ध हवा और अमृत तुल्य जल तिलक को अनुकूल लगा। इसलिए वे अपने परिवार को लेकर सिंहगढ़ की पहाड़ियों पर चले गए। वहां का जलवायु स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक था। वहां रहने से तिलक के स्वास्थ्य में निरंतर वृद्धि होने लगी। स्वास्थ्य लाभ तथा विश्राम के बाद तिलक जून सन 1899 से पुनः राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना प्रारंभ कर दिया। केसरी का संचालन अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने कांग्रेस के सदस्यों को आपसी मतभेद बुलाकर देश के कार्यों में लगने के लिए कहा, लेकिन वे सब तिलक के विचारों से घबरा रहे थे। उन्हें तिलक की अग्रगामी नीति से राजद्रोह का भय लगता था। वे सरकार का विरोध नहीं करना चाहते थे। इसलिए जब तिलक का नाम कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए पेश किया गया तो कांग्रेस के वयोवृद्ध नेताओं ने इसका विरोध किया। तिलक की नीति 100% राष्ट्रवादी थी। राष्ट्रीयता की कसौटी पर वे सब घटनाओं की परीक्षा करते थे। कांग्रेस के प्रति तिलक की भावना ऊंची थी। कांग्रेस के तत्कालीन नेता तिलक को एक निष्प्रिय लोक सेवक मानते थे। कांग्रेस के राणा डे मेहता तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी से तिलक का राजनीतिक विषयों में कोई मतभेद नहीं था, किंतु सामाजिक विषयों में तिलक का विचार उक्त नेताओं से भिन्न था। कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ। तिलक ने बंबई के गवर्नर लॉर्ड सेंगर्स के कुशासन की निंदा का प्रस्ताव पेश किया, लेकिन इस प्रस्ताव का नरमपंथी कांग्रेसी विरोध करने लगे। यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने पद से त्यागपत्र देने की धमकी दे डाली। तिलक ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। सन 1900 के एक सम्मेलन में तिलक ने पुनः उस प्रस्ताव को पेश किया, लेकिन नरमपंथियों के विरोध के कारण तिलक को पीछे हटना पड़ा। तिलक ने अपनी पत्रिका केसरी में नरमपंथियों की जमकर आलोचना की। सन 1903 में तिलक का पुत्र विश्वनाथ प्लेग की बीमारी से मृत्यु को प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने पुत्र वियोग से संभला लिया और अपने देश सेवा में लगे रहे। कांग्रेस के कुछ नेता चाहते थे कि कांग्रेस देश की जनता की समस्याओं के हल के लिए तीव्र गति से कार्य करे, लेकिन फिरोज शाह मेहता जैसे कई वरिष्ठ कांग्रेसी इसके सख्त खिलाफ थे। वे धीमी गति से लोगों की समस्याओं का हल करना चाहते थे। तिलक चाहते थे कि कोई काम जल्दी से हो। एक अधिवेशन में तिलक ने अपने भाषण के दौरान कहा था, मित्रों, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी ये चाहते हैं कि हम अत्याचारी सरकार के विरुद्ध कोई आवाज न निकालें, अपना मुंह बंद करके रखें, किंतु हमसे ये नहीं होगा। ये अत्याचारी सरकार की काली कारतूतों को उजागर करके ही रहेंगे। आज देश की जनता अंग्रेजों के अत्याचार से दुखित थी, पर हमारे नेता जो हमें चुप रहने का सुझाव देते हैं, हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं, लेकिन हम उनकी जगह बैठने वाले नहीं हैं। हम कांग्रेस को जन जन का संगठन बनाएंगे। जो लोग जनता का खून चूस रहे हैं, हम उन्हें किसी कीमत पर माफ नहीं करेंगे। तिलक के भाषण को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों की बातें खिल गई। उनके अंदर जोश की भावनाएं पनप गई। तालियां बजने लगी। नरमपंथी लोग पसीने से तरबतर हो गए। वे तिलक के विरोधी बन गए। वे तिलक को अपने दल में नहीं देखना चाहते थे, जबकि देश का युवा वर्ग तिलक का समर्थन करने को तैयार हो गया। सन 1905 में अंग्रेजी सरकार ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की तो बंगाल की जनता क्रांति पर उतर आई। कलकत्ता के मॉडल हॉल में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें अंग्रेजी सरकार की घोषणा का बहिष्कार किया गया। कोई भी बंगाल का विभाजन नहीं चाहता था। तिलक सर्वप्रथम विदेशी शासन को कमजोर करने के लिए विदेशी माल का बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का संदेश दिया। ऐसा करके उन्होंने एक फिर अंग्रेजी सरकार से दुश्मनी मोल ले ली। तिलक का कहना था कि विदेशी माल का बहिष्कार करने से अंग्रेजों का आर्थिक आधार कमजोर हो जाएगा और वे भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल ने इसका समर्थन किया। अंग्रेज भी कम नहीं थे। उन्होंने अपनी गंदी चाल चलकर गर्मपंथी कांग्रेसियों को नरमपंथियों से अलग करवा दिया।
जिससे नरमपंथी से वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की चाल को अंग्रेजी की चाल को समझ सके। तिलक ने अपने देशवासियों से कहा, अंग्रेजी शासन की जड़ें उतनी गहरी नहीं है जितनी गहरे आप समझते हैं। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार ही अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन लोग उनके विचारों को समझ नहीं सके। दूसरी ओर नरमपंथी जी जान से तिलक का विरोध कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने नरमपंथियों को धमकाते हुए कहा कि गर्मपंथियों का साथ छोड़ दें, अन्यथा उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। नरमपंथी डर से तिलक का विरोध करने लगे। अब नरमपंथी गर्मपंथियों को अलग करना चाहते थे। नरम दल वालों ने अचानक सूरत से बंबई प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें तिलक के दो प्रस्तावों, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार प्रसार को रद्द करने की घोषणा की। हाथापाई और मारामारी की नौबत आ गई। उन्होंने वंदे मातरम के गाने पर भी रोक लगा दी। संयुक्त प्रांत का प्रादेशिक सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ। यहाँ नरम दल के लोगों ने गरम दल के लोगों को सम्मेलन में भाग नहीं लेने दिया। इस प्रकार अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की सफलता पर अंग्रेजों को बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन तिलक अपने लेख के माध्यम से दोनों कांग्रेसी गुटों के बीच एकता कायम रखने का प्रयास करते रहे। अगला अधिवेशन सूरत में रखा गया। सूरत नरम दली नेताओं का गढ़ था, किंतु यहाँ दोनों का संघर्ष और भी उग्र रूप से सामने आया। तिलक ने लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा, जबकि विरोधी पक्ष रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाने पर जोर दे रहा था। नरम दल को ज्ञात था कि लाला लाजपत राय अंग्रेजों के कट्टर विरोधी हैं, इसलिए उन्होंने उनको अध्यक्ष बनने का विरोध किया। दोनों दल खूब तैयारी के साथ सूरत में जमा हुए थे। पहले दिन स्वागताध्यक्ष का भाषण निर्विघ्न हो गया, किंतु श्री सुरेंद्रनाथ के भाषण ने श्रोताओं ने शोर करना प्रारंभ कर दिया। दूसरे दिन जब तिलक सभा में मंच पर गए तो मनोनीत सभापति श्री रास बिहारी बोस ने तिलक को भाषण करने से रोक दिया। जब वे नहीं रुके तो किसी एक ने कुर्सी उठाकर उन पर फेंकी। दोनों दल आपस में भिड़ गए। तिलक ने कहा, मैं अपनी जगह से इंच भर नहीं हटूंगा। जब तक तिलक पक्ष के लोग भी मंच पर चढ़ गए, उन्होंने जमकर भाषण दिया। कुर्सियों की फेंकाफेंकी शुरू हो गई। नरमपंथी तिलक पर आक्रमण करना चाहते थे। तभी गोपाल कृष्ण ने तिलक को अपने बाहों में भरकर बचाने का प्रयास किया। पुलिस बुलानी पड़ी। सभा मंडप खाली कर दिया गया। इस प्रकार लड़ाई के चलते सम्मेलन को स्थगित कर देना पड़ा। तिलक ने नरमपंथियों को एकजुट करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनके वरिष्ठ नेता तिलक से समझौता करने के लिए राजी नहीं हुए। भारत में राष्ट्रीय जागृति के साथ अंग्रेज सरकार का दमन चक्र भयंकर होता जा रहा था। बंग भंग के बाद बंगाल में हिंसात्मक क्रांति की लहर चली। विक्षुब्ध युवकों ने कलकत्ता के माणिकतल्ला बाग में बम फैक्ट्री लगाकर बम बनाना शुरू कर दिया था। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट पर बम फेंका, लेकिन बम उसे न लगकर दो महिलाओं को जा लगा। दोनों का देहांत हो गया। अपराधी के न पकड़े जाने पर सरकार गरम दल के कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। मद्रास के चिदंबर पिल्ले को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई। तिलक ने सरकार की इस अन्याय नीति का विरोध किया। उनका देश का दुर्भाग्य तथा वे उपाय स्थायी नहीं 2 क्रांतिकारी लेख प्रकाशित हुआ। इसमें उन्होंने अपना विचार प्रकट करते हुए लिखा, देश में बम गोले विद्यमान है, ये देश का दुर्भाग्य है, किंतु बम चलाने के अनुकूल परिस्थिति पैदा कर देने का दायित्व सरकार पर ही है। सरकार की दमन नीति की इसमें मूल में है। इन टिप्पणियों व लेखों से सरकार के अधिकारी बौखला गए। तिलक को गिरफ्तार करने की आज्ञा दी गई, लेकिन तत्कालीन भारत मंत्री मार्ले तिलक को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाने के पक्ष में नहीं थे, जबकि गवर्नर सर जॉर्ज क्लार्क मुकदमे के पक्ष में थे। उनकी आज्ञा से तिलक पर लेख द्वारा राजद्रोह फैलाने का अभियोग लगाकर मुकदमा पेश हो गया। ब्रिटिश सरकार के डर से तिलक की पैरवी करने के लिए कोई भी वकील तैयार नहीं हुआ। तिलक ने स्वयं अपनी पैरवी में लगभग 21 घंटे 10 मिनट तक अदालत में बोलते रहे। उन्होंने कहा, हमें स्वराज चाहिए, स्वराज। जब तक हमें स्वराज नहीं मिलेगा तब तक हम इसी तरह से अपनी पत्रिकाओं में बमों की वर्षा करते रहेंगे। 1 सप्ताह तक मुकदमा चला। न्यायाधीश डावर ने अपना फैसला देते हुए कहा, कानून की दृष्टि में मुझे चाहिए कि मुझे आजन्म काले पानी का दंड दूं, किंतु तुम्हारी आयु व अन्य कारणों को नजर में रखते हुए मैं ये दंड घटाकर केवल 6 वर्ष के काले पानी की सजा देता हूं। उस समय तिलक की आयु 52 वर्ष की थी। जीवन भर की तपस्या से उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। इस अवस्था में 6 वर्ष का दंड मृत्यु दंड से भी अधिक क्रूर और भयंकर था। इस दंड की घोषणा के बाद देश में सजा के विरोध में हड़ताल प्रारंभ हो गया। असंतोष की आंधी चारों ओर चल पड़ी। मजदूर बेकाबू होकर सड़कों पर उतर आए। बंबई के छात्रों ने स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया। सरकार बहुत चिढ़ गई। बंबई का गवर्नर सर जॉर्ज क्लार्क बहुत अट्ठी और
क्रूर स्वभाव का था। उसने गोली चलाने की आज्ञा दे दी। गिरफ्तारियां शुरू हो गई, उन पर मुकदमे चलाए गए। सभी पूजित सम्मानित व्यक्ति कठोर दंड को अन्यायपूर्ण बता रहे थे। ब्रिटेन के समाचार पत्रों ने तिलक को भारत का सर्वश्रेष्ठ नेता बताया। संसद सदस्य लॉर्ड मार्ले ने सरकार के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा, यदि सरकार ने मुझसे सुझाव प्राप्त किया होता तो मैं तिलक को सजा से बचा लेता। दंड सुनाने के बाद तिलक को कोलाबा लाया गया और वहां से रातों रात अहमदाबाद की साबरमती जेल में भेज दिया गया। 10 दिन बाद उन्हें बंबई लाकर होर्डिंग बोर्ड पर बैठाकर रंगून ले जाया गया, जहां पर मांडले जेल में आपको रखा गया। इतने क्रूर और निर्दयी व्यवहार होते भी तिलक ने कभी सरकार से क्षमा की भीख नहीं मांगी और न ही उन्होंने कभी इस व्यवहार की किसी से चर्चा की। उसका आत्मिक बल इतना सशक्त था कि शारीरिक कष्ट के होते हुए भी वह कभी आह का शब्द का प्रयोग नहीं किया। तिलक के मन में कभी भी किसी प्रकार के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं रहा। यही कारण था जो उसके दुश्मन भी उसकी सजा पर दुख व्यक्त कर रहे थे। कुछ दिन बाद बंबई सरकार ने घोषणा की कि तिलक की उम्र और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनके काले पानी की सजा को साधारण कारावास में बदल दिया गया है। मांडले जेल की छोटी सी कोठरी में उन्हें रखा गया था, जो लकड़ी की बनी हुई थी। कोठरी में लोहे का एक पलंग था और टेबल कुर्सी लगी हुई थी। एक कोने में पुस्तकों से भरी एक अलमारी रखी थी। दिन का समय तिलक पुस्तक पढ़ने या लिखने में व्यतीत करते हैं। यही रहकर तिलक ने गीता रहस्य नामक एक पुस्तक का लेखन कार्य किया। वेद विषय कुछ पुस्तकें भी लिखी तथा जर्मन और पाली भाषा का अध्ययन किया। सन 1912 के जून मास में उनकी पत्नी सत्य भामा का निधन हो गया। इस दुख से तिलक बहुत उद्विग्न हो रहे। विधि के विधान के आगे उन्हें मजबूर होना पड़ा। तिलक के शरीर को रोगों ने घेर लिया। मांडले का जलवायु तिलक के अनुकूल नहीं था और न जेल का खाना ही रुचिकर था। उनकी अस्वस्थता को ध्यान में रखकर उनके कई मित्रों ने उन्हें सरकार से समझौता करने की सलाह दी, लेकिन तिलक ने अंग्रेज सरकार के समक्ष घुटने टेकने से इनकार कर दिया। 6 वर्ष का अखंड एकांतवास करने के बाद तिलक को 8 जुलाई सन 1914 को जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होकर सीधे पुणे आए। वे अपने बच्चों से मिले, उन्हें सांत्वना दी। मुक्त होने के बाद भी तिलक के विचारों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। वे अपने साथियों के मध्य पहुंचकर फिर सरकार विरोधी बयान देना शुरू कर दिया। तिलक की कार्यविधि देखकर सरकार फिर चिंतित हो गई। उसने तिलक के घर पुलिस का पहरा बिठा दिया, जो आने जाने वालों पर निगरानी रखता था। 25 जून 1914 को सरकार ने पत्र द्वारा सरकारी नौकरों व सरकारी हितैषी नागरिकों को यह सूचित कर दिया कि तिलक सरकार का शत्रु है, अतः उससे संबंध न रखें। मांडले जेल से रिहा होने के बाद तिलक कांग्रेस में एकता लाने का प्रयास करते रहे, लेकिन गोखले और फिरोज शाह मेहता राष्ट्रवादियों को कांग्रेस में वापस नहीं लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में कांग्रेस को एकजुट नहीं होने दिया, क्योंकि उन्हें भय था कि तिलक को कांग्रेस में प्रवेश की अनुमति दे दी गई तो बहुत ही शीघ्र ही संपूर्ण जनमत उनके साथ हो जाएगा। इसलिए उन्होंने समझौते में रुकावटें डालनी शुरू कर दी। मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन में समझौते की पूर्ण संभावना बन गई थी, लेकिन गोखले के द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष बाबू भूपेंद्र नाथ बसु को यह पत्र लिखकर कि तिलक का कांग्रेस के प्रवेश उचित नहीं है, समझौते पर पानी फेर दिया। तिलक ने केसरी में इस पत्र पर कड़ी आलोचना की। 1915 में गोखले और फिरोज शाह के निधन के बाद नरमपंथियों की नीतियों में कुछ बदलाव आ गया। इस मौके पर बंबई में कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रवादियों के कांग्रेस में शामिल होने के दरवाजे खोल दिए। अगला अधिवेशन लखनऊ में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में दोनों दलों ने समझौता करने का संकल्प लिया। देश के गरम नरम और हिंदू मुस्लिम का भेद बुलाकर एक मत से स्वराज्य की मांग की। तिलक ने गोखले और सर फिरोज शाह मेहता के निधन पर अपने पत्र केसरी में दोनों सर्वोच्च नेताओं के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट की, जबकि तिलक का दोनों से तीव्र मतभेद भी था। लखनऊ अधिवेशन में तिलक ने कांग्रेस की एकता दिखाकर यह साबित कर दिया कि उनका कांग्रेस के प्रति कितना लगाव है। वे कांग्रेस में फूट नहीं देखना चाहते थे। उन्हें पता था कि अंग्रेजों से यदि टक्कर लेना है तो कांग्रेसियों को एक सूत्र में पिरोकर रखना होगा। प्रत्येक अधिवेशन में ये नेक कार्य करते रहे और अंत में उनका प्रयास सफल होकर रहा। सन 1915 में राष्ट्रवादियों का पुणे में एक सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल का हिंदी अर्थ है स्वराज्य। होम रूल लीग के लोगों का प्रमुख उद्देश्य सरकार से वैधानिक रूप से स्वशासन प्राप्त करना था। उस संस्था के संस्थापक तिलक थे। उन्होंने इस संस्था से कोई पद लेना स्वीकार नहीं किया। बेलगाम में कांग्रेस के बंबई प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया।
इसमें गांधी जी ने तिलक की बड़ी प्रशंसा की। तिलक ने होम रूल का प्रचार प्रसार जोर शोर से किया। उन्होंने देश की जनता को बताया कि होम रूल का तात्पर्य अपने घर का शासन अपने हाथ में लेना है। गांधी जी ने भी होम रूल आंदोलन को पसंद किया। देश के चारों ओर होम रूल की आवाज बुलंद हो गई। सरकार की चिंता फिर से बढ़ने लगी। वह तिलक के इरादों को कामयाब नहीं होने देना चाहती थी। तिलक जहां जहां जाते वहां वहां लोगों की भीड़ उनका भाषण सुनने के लिए उमड़ पड़ती थी। सरकार तिलक को पुनः जेल में बंद करने का बहाना ढूंढ रही थी। आखिर अहमदनगर में दिए गए भाषण को राजद्रोही भाषण कहकर सरकार ने तिलक को नोटिस दिया। इस नोटिस का उत्तर देने के लिए तिलक को हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट में न्यायाधीश लल्लू भाई आसाराम तथा मिस्टर बैचलर ने दोनों पक्षों के विचारों को सुनने के बाद तिलक को दोष मुक्त कर दिया। उन्होंने अपने निर्णय में लिखा था कि होम रूल की मांग राजद्रोह नहीं है। इस निर्णय के बाद होम रूल आंदोलन पूरे भारत में लोकप्रिय हो गया था। तिलक ने भारत के शिक्षित व अशिक्षित समुदाय के हृदय में स्वराज्य की चेतना की जागृति नहीं की, बल्कि स्वराज्य प्राप्ति को जन्मसिद्ध अधिकार मानकर निर्भीकता से उसके लिए संघर्ष करना भी सिखा दिया। तिलक की लोकप्रियता बहुत बढ़ती गई, चंद्रकला की तरह बढ़ती दिन बढ़ती गई। 23 जुलाई सन 1916 को तिलक 60 वर्ष के हो गए। उस समय तक आपने अनेक सहपाठी और सहयोगी इस दुनिया को छोड़ चुके थे। चिपलूणकर, आगरकर और चेलंग 40 की उम्र के आसपास जीवित रहे। तिलक का संपूर्ण जीवन कष्ट एवं शारीरिक यंत्रणाओं से बीता था। उनकी दीर्घायु होने के लिए देशवासियों ने 60वीं जन्मतिथि पर उत्सव मनाने का निश्चय किया और उनके मित्रों ने उनकी सेवा में भेंट देने के लिए 1 लाख रुपए और सम्मान पत्र की भेंट किया। उन्होंने मानव बन स्वीकार करते हुए कहा, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, यह धन राष्ट्रीय कार्यों में खर्च किया जाएगा। उन्हीं दिनों तिलक ने एक अंग्रेजी पत्रकार चिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाया हुआ था। चिरोल ने इंग्लैंड से भारत आकर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में लिखा था कि भारत में जितनी भी हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं, उस हिंसात्मक क्रांति के अग्रदूत स्वयं लोकमान्य हैं। तिलक ने इस आक्षेप के विरुद्ध मानहानि का दावा पेश करने की ठानी। ये केस 4 वर्ष तक चलता रहा। इसमें तिलक का न केवल अपना बहुमूल्य समय खर्च हुआ, बल्कि 3 लाख रुपए भी खर्च हुए। चिरोल केस का फैसला तिलक जी के विरुद्ध हुआ। कोई सामान्य व्यक्ति होता तो इस संघर्ष के बाद थक कर बैठ जाता, किंतु तिलक ने लड़ने की असाधारण क्षमता थी। शरीर से जीर्ण शीर्ण होने पर भी उन्होंने बौद्धिक शक्ति यथावतपूर्व प्रखर हो रही थी। कार्य करने की क्षमता अविचल और अक्षुण्ण थी। कांग्रेस ने आपकी देखरेख में ब्रिटिश कमेटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ब्रिटेन में होम रूल का आंदोलन करना था। भारत में होम रूल के आंदोलनकारी उग्र रूप धारण किए थे। ऐसे में भारत मंत्री एडविन मोंटेस्क्यू ने वायसराय जेम्स फोर्ड को आंदोलनकारियों पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया। आदेश पाकर वायसराय घबरा गया। उसने भारत मंत्री को लिखा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सारी जनता तिलक के साथ है। इस पर शीघ्र विचार कर घोषणा किया जाए कि आगे हम क्या करना है। मोंटेस्क्यू जेम्स फोर्ड सुधार के अंतर्गत ये घोषणा की गई कि भारत में प्रशासन के हर विभाग में भारतीयों को अधिक से अधिक संख्या में भर्ती किया जाए तथा स्वशासी छोटी संस्थाओं की स्थापना की जाए, जिससे भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो। इस नीति की घोषणा का सभी ने जोरदार स्वागत किया। तिलक ने एक सभा में कहा, मोंटेस्क्यू की घोषणा से हम खुश हैं, लेकिन हमारा मुख्य ध्येय भारत मां को आजाद कराना है, अतः हमारी लड़ाई भारत के आजाद होने तक जारी रहेगी। तिलक भारत की राजनीति में छा चुके थे। ब्रिटिश के सभी सांसद उन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ नेता मान चुके थे। तिलक कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल को ब्रिटेन ले जाना चाहते थे, जो वहां की जनता को भारतीय जनता की इच्छाओं की जानकारी दे। इसलिए वे अपने कुछ साथियों के साथ इंग्लैंड की यात्रा पर रवाना हो गए। इधर उन्होंने दिन रात भारत के पक्ष में जनमत जुटाने का कार्य कर रहे थे। उधर भारत सरकार महायुद्ध में विजयी होने पर तांडव नृत्य शुरू कर दिया था। दमन चक्र पूरे जोरों पर था। सरकार ने भारत के भाषण, मुद्रण तथा संघ की स्वतंत्रता पर रोक लगाने के लिए रोलट एक्ट लागू कर दिया था, जिसका महात्मा गांधी ने प्रबल विरोध किया। सरकार की आज्ञा से फौज ने बंदूक की गोलियां चलाई। नियत थे लोगों को गोलियों का निशाना बनाया गया। जलियांवाला बाग में गोरे सिपाहियों ने हजारों निरीह आदमियों को गोलियों से भून दिया। स्त्रियों को अपमानित किया गया। समाचारों को सुनकर तिलक ने भारत आने का निश्चय कर दिया। तिलक ब्रिटेन से वापस आकर देश के अनेक प्रमुख नगरों में सभाएं की तथा सरकार के दमन चक्र की गड़े शब्दों में निंदा की। अमृतसर में
कांग्रेस अधिवेशन संपन्न हुआ। उस समय पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष थे। कांग्रेस ने मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना का प्रश्न रखा गया, जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास कर दिया था और साथ ही उसने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का आदेश भी दे दिया था। तिलक ने इसके लिए वायसराय को धन्यवाद दिया, लेकिन कांग्रेस में इस बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया कि इस विधेयक को स्वीकार करें या नहीं। इस प्रश्न पर तिलक व गांधी में मतभेद था। उसमें जनता सरकार के अत्याचारों से क्षुब्ध थी। सरकार की अत्याचार नीति ने उसे उत्तेजित कर दिया था, इसलिए गांधी जी के असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया। सुधार विधेयक को कुछ दिनों के बाद टाल दिया गया। ब्रिटिश शासन पर पूर्ण सुशासन की मांग का दबाव बढ़ता गया। असहयोग, आज्ञा भंग आदि अनेक आंदोलनों की आंधी देश में चलती रही। देश की बागडोर अब लोकमान्य तिलक के हाथों से निकलकर महात्मा गांधी के हाथों में चली गई थी। महात्मा गांधी उनके सूत्रधार बन चुके थे। तिलक का वृद्ध शरीर अब बहुत थक चुका था, फिर भी वे देश के भिन्न भिन्न प्रांतों में घूमकर राष्ट्रीय बल का विस्तार कर रहे थे। अपने अंदर निहित आत्मिक के आधार पर वे लोक सेवा में संलग्न थे। तिलक ने एक दिन गांधी जी से लंबी बात के बाद संघर्ष का पूरा दायित्व गांधी जी के हाथों में सौंप दिया। गांधी जी ने उन्हें लोकमान्य कहकर संबोधित किया था। एक दिन बंबई हाई कोर्ट में एक आवश्यक काम कर घर वापस आने के बाद आपको ज्वर हो गया। 5-6 दिन के ज्वर के बाद तिलक की जीवन यात्रा का अंतिम दिन आ पहुंचा। सभी दवाएं पूरी तरह बेअसर हो चुकी थी। अंत में 1 अगस्त सन 1920 को सुबह के 1 बजे सूचना मिली कि भारत का सबसे बड़ा कर्मयोगी पुत्र इस दुनिया से चल बसा। मूसलाधार वर्षा होने के बावजूद तिलक की शव यात्रा में लाखों नागरिकों ने भाग लिया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आज हमारे मध्य नहीं है, लेकिन भारत के इतिहास में उनके नाम का स्मरण सदा अगाध श्रद्धा के साथ किया जाएगा।